चलो कोई नहीं, छोड़ो। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो क्लास है दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पहला चैप्टर इस पर्टिकुलर यूनिट का, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड ये आपका क्या है बच्चा जी, फटाफट क्लास, जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट कि ये मैम हमारा रिविजन क्लास है। रिविजन क्लास का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक बार ये चैप्टर देख लिया है, विजन मतलब देख चुके हो, आज हम लोग इसको दोबारा से देखने वाले हैं। तो चलिए जी, थोड़ी सी स्पीडली हम लोग चलेंगे, बिकॉज 4 बड़े बड़े पेजेस हैं, हमें पूरे के पूरे कवर करने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को जो है ये क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चलिए जी, सेल, ठीक है, बेसिक बेसिक वाला भी एकदम सारा ही देखते हुए चलेंगे लाइन से, ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने ये वर्ड कर लिया है। चलिए जी आगे प्रियंका। The term was coined by Robert Hooke in the year 1965, ठीक है, 1965 में रॉबर्ट हुक ने ये टर्म कॉइन किया था, ठीक है, डिस्कवर नहीं किया था, कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आया था कि जो लिविंग सेल है वो सबसे पहले किसने देखा, लिविंग सेल मैम सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेन है हॉक ने देखा था, और उन्होंने जो देखा था वो किससे देखा था, पस सेल्स में, ठीक है, जो WBCs होते हैं हमारे फर्स्ट सेल्स में उन्होंने देखा था। फिर आए थे हमारे कौन, अच्छा, और जो नॉन लिविंग वाला था वो किसने देखा था पहले, मैम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही देखा था, ठीक है। चलिए जी, फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, ये जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ओके मैम। फिर आई थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी स्क्लीडन एंड स्कॉन की इन द ईयर 1838, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सेल थ्योरी दिए थे। बेसिक इस सेल थ्योरी का क्या था कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ये सेल है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ था, और ये जो थी रोडोल्फ वर्चाओ जी ने 1855 में, 1838 में स्क्लेडन एंड स्कॉन ने दी, 1855 में रुडोल्फ वर्चाओ जी ने उसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ठीक है। तो इन तीनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें देखा जाता है लगभग। जो चीज आपको याद होनी चाहिए बच्चा वो है डेट्स, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कह रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे मैम बने हुए हैं किससे, एक या एक से ज्यादा सेल से। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल वर्ड हमने सॉरी अभी ऐड किया हुआ है उसमें, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट था वो ये था कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से ही सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से सारे सेल्स आते हैं। और क्या लाइन इन्होंने यूज की थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। अच्छा एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, स्क्लीडन और स्कॉन, किसने एनिमल पे काम किया था, किसने प्लांट पे, स्क्लीडन। स्क्लीडन ने किस पे किया था बच्चे, स्क्लीडन ने प्लांट स्क्लीडन ने प्लांट पे काम किया और स्वॉन ने दोनों पे, बिल्कुल सही, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल। और इसको याद करने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया था बच्चा जी, मैंने आपको बताया था, देखो स्वॉन की स्पेलिंग में ही ए आ रहा है, तो ए से आप याद रखना एनिमल है, और प्लांट दोनों में कॉमन ही है, यही चीज मैंने बताई थी आपको, है ना। ये याद रखोगे तो थोड़ी सी एक हेल्प मिल जाती है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, द सेल्स एग्जिबिट हाई वेरिएशन इन साइज, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको पता है सेल्स के साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, हर एक चीज में आपको देखने को मिला था। साथ में उनकी लाइफ स्पैन में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि कुछ सेल्स जो है वो कैसे हैं जो कभी नहीं मरेंगे, एक बार पैदा हो गए बन गए तो वो जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे। कुछ हैं कि उनकी एक लाइफ साइकिल है, जैसे हमारे RBCs हैं, उनका एक लाइफ साइकिल है, 120 दिन में वो खत्म कहानी हो जाती है उनकी, मतलब क्या न्यू बनने लगते हैं, खत्म कहानी नहीं। फिर क्या आता है हमारा कि इनके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सेल्स के बारे में स्टडी की थी उस टाइम पे भी। अगर हम बात करें सबसे छोटे सेल्स की तो उनका नाम था हमारा माइकोप्लाज्मास, ठीक है, याद रखना है ये वर्ड सबको। माइकोप्लाज्मा मैम हमारे सबसे छोटे सेल्स थे, और उनके अलावा हमारे पास क्या थे, PPLOs। जब बच्चे क्या कह रहे थे मैम PPLOs कैसे याद होगा, तो बहुत ही आसान था, सबको याद भी हो गया था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, राइट, ये थे हमारे। और इनका भी लेंथ कितना था, बहुत ज्यादा नहीं था, 0.3 म्यूयम ही था लेंथ में, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल का जो लेंथ होता है वो है 3 to 5 म्यूएम इन साइज। कहानी ये थी
कि यहीं से हमारा क्या आ गया, यहीं से मैम हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। काहे में मैम डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया हमारा, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। एंड हम बैक्टीरिया को किस में डालने लगे, हम इनको प्रोकैरियोट में डालने लगे। ठीक, फिर चलिए जी आगे कहानी पढ़िए। ऑस्ट्रिच का एग, जिसको हम सबसे बड़ा सेल भी कहते हैं, जिसका साइज क्या है 170 से 170 इंटू 135 मिलीमीटर के लगभग उनका साइज है। बट वो क्या है, एक सिंगल सेल ही कहा जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल से पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो है जनरेट होगा। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका साइज क्या है, दैट इज 7 μm इन डायमीटर। एंड द नर्व सेल जो है ह्यूमंस की सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है, वो 90 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है। सबने स्केल देखा होगा 90 से 100 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप, आपको ये बात पता है, पॉलीगोनल हो सकता है, डिस्क लाइक, और बेसिक अगर आपको याद हो तो हमने कितने टाइप के पढ़े थे सेल के शेप के बेसिस पे। शादी का आज आप न्यू है क्लास में? नो मैम। तुमने अपना नाम चेंज किया है? बिकॉज मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। मैम नरगिस। अच्छा तुम नरगिस ही हो? नरगिस दिलशाद, ओके बिल्कुल सही विवेक जी। हम लोगों ने क्या 4 टाइप के वो पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से थे अगर आपको याद हो, एक हमारा ओवल शेप था, फिर हमने कौन सा पढ़ा था, एक स्पाइरल शेप भी पढ़ा था मैम हमने, और कौन सा पढ़ा था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, और एक कौन सा था, कोमा, ठीक है। बैसिलस तो यही है ना बच्चे, बैसिलस, विब्रो, स्पाइरेला, एंड ये कौन सा था, रॉड शेप वाला, ठीक है। ये 4 टाइप के हमने पढ़े थे मैम। ओके जी आगे बढ़ जाओ अब, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। क्या बात है विवेक, वेरी गुड, हाईली इम्प्रेस्ड, ठीक है। प्रोक्रियो, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन जो रहेगी, अगर आपको लग रहा है कि मैम ने छोड़ दी, सिंपल सा, उसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं हुआ है, उसमें बस इतना सा लिखा हुआ है कि हमने ऑर्गेनिजम्स को अब क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है 2 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर टाइप्स ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सेल, उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया कि या तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमारे वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के क्या फीचर है मैम, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या फीचर है। कुछ एक जो फीचर होंगे मेरे अकॉर्डिंग वो आपको क्या होंगे, याद भी होंगे, कि कुछ एक फीचर जैसे हमने प्रोकैरियोटिक के अगर सबसे एक कॉमन फीचर लेके चले तो 2 इसके कॉमन फीचर है, बहुत कॉमन। अगर आप यही फीचर को बता देते हो ना तो टीचर समझ जाता है कि हाँ बच्चे को सब आता है, कि मैम हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल्स के अंदर न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, उसकी जगह न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ होता है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, एवरीवन इन द क्लास। फिर क्या है, और यूकैरियोटिक का दूसरा मैम जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा जो आप डिफरेंस बताओगे इसमें कि मैम जो हमारा प्रोकैरियोटिक है उसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल क्या हमें देखने को मिल रहे थे वहां पे? नो मैम, कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ के एग्जांपल दे दो, लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ऐसे करके बना दो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। लाइक हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है मैम, ये सब हमारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है। दूसरा हमारा एक और जो लास्ट डिफरेंस बन जाता है, तीसरा, कि प्रोकैरियोट्स में मैम राइबोसोम सिर्फ 70S प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमारा 70S के साथ साथ 80S भी प्रेजेंट होता है। क्या ये तीनों डिफरेंस आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो? बिल्कुल ही लिख सकते हो। चलो फटाफट इसकी भी रीडिंग मार लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या कहते हैं अपने बारे में? दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्म। अभी जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा ना, करेक्ट आधे घंटे बाद जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वही आंसर देगा, ठीक है। बेसिक टू हायर सारे करेंगे हम। ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पता है आपको कि सारे के सारे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंधे हुए हैं, ठीक है, यूं यूं करके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आप जानते ही हो अब क्या होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई एक लेयर। फिर है इनक्लोजिंग अ जेल और फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म। क्या है उसमें? उसके अंदर एक फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है मैम, ठीक है। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, कि माइकोप्लाज्म में हमारे सेल वॉल नहीं होता है, बाकी सब में सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, ठीक है मैम। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसा है? नेक्ड है,
मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियोइड के अंदर ही पैक रहता है ऐसे ऐसे करके, बस एक न्यूक्लियोइड जैसी मेम्ब्रेन होती है, उसी के अंदर पैक रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं नेक, मतलब खुला रहता है वो, और सर्कुलर। ठीक है, और सर्कुलर है। इस वाले में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको उस टाइम पे बोलना भूल गई। वहां पे हमें यूकेरियोट्स में लीनियर देखने को मिलता है। फिर है नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। मेनी प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लाज्मिड्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, बट आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया उस टाइम पे कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ एक कैसा है, स्मॉल एक्स्ट्रा सेलुलर जो है डीएनए भी, सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसके क्या फीचर हैं, 3 छोटे छोटे फीचर हैं। पहला कि मैम वो स्मॉल है, दूसरा कि मैम वो सर्कुलर है, और तीसरा कि वो मैम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। अपार्ट फ्रॉम द मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा वो एक अलग से जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस मैम। अब इसके आगे क्या है कि ये ना एक यूनिक फेनोटाइप जो है सेल का एक्सप्लेन करता है। जो ये आपने 4 फीचर याद किए थे बच्चे, इसमें ये भी याद कर लेना कि इनके पास ये करके ऐसे प्लास्टिड भी होता है, प्लास्टिड कह रही हूँ, प्लाज्मिड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और जो हमारे यूकेरियोटिक में देखने को नहीं मिलता। फिर क्या कह रहा है ये कि सेल एनवेलप इज केमिकली कॉम्प्लेक्स, सेल एनवेलप कहते हैं केमिकली कॉम्प्लेक्स है, द मैनर इट रिस्पॉन्ड टू द ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाला भी जो कहानी है हमने बहुत अच्छे से समझा था। क्या था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे और हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। पॉजिटिव बैक्टीरिया वो थे जो हमारा जो स्टेन था, ग्राम स्टेनिंग, उसको क्या बोलते हैं, ले रहे थे, और अपना जो कलर है वो कौन सा कलर में चेंज हो जा रहा था उनका, रेड। ग्राम स्टेन से रेड हो जाता है। योगिता, योगिता क्या खा लिया सुबह सुबह? ग्राम स्टेनिंग जब हम करते हैं तो वो हमारे बैक्टीरिया का कलर कैसा कर देता है बच्चा जी? मैंने हिंट भी दिया, पेन का कलर भी चेंज कर दिया, फिर भी नहीं अकल आ रही है। मैम ब्लू। अब क्या बताने में, ब्लू कलर का कर देता है वो से। और हमारे ग्राम नेगेटिव जो हैं वो इनका कलर नहीं लेते हैं, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। इनको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सैफ्रन से या फिर 1-2 डाइज और भी होती हैं उनसे स्टेन करते हैं, फिर ये पिंक या रेड कलर के आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ग्राम जो है स्टेन का टेस्ट था। ये क्या होता है कि आपने ग्राम स्टेन लिया, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनमें हम जब डालते हैं, क्यों, क्योंकि उनको हम, अच्छा रीजन क्या था इसके पीछे का, क्यों ये कलर लेते हैं और ये क्यों कलर नहीं लेते हैं ये वाले, क्यों योगिता? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? मैम यार तुम लोग बहुत ही मैम अच्छे हो। ग्राम हाँ प्रिया, पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो स्टेन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं वो क्यों नहीं कर पाते क्यों हैं। क्यों 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 नहीं कर पाते हैं? यही तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मैम ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर के बने होते हैं, और यहाँ पे हमने कितनी लेयर्स पढ़ी थी? मैम 2 to 3। 2 to 3। तो बेटा यही पूछा था ना मैंने, कुछ और तो नहीं पूछा था। अब जो मोटी सी चीज होगी वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तुम लोग रुई डाल दोगे नॉर्मली तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, या कपड़ा डाल दो एक सिंगल सा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वही कहानी है इसकी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज बेटा एक बार जाके पुरानी वाली स्लाइड्स भी जरूर देख लेना, कि ये हमारी रिविजन स्लाइड्स है, रिविजन स्लाइड्स में आपको सब नहीं मिलेगा। फिर वरना हम लोग क्या, जो चैप्टर हम लोग को करने में 5 से 6 क्लासेस लगी थी, वो आप प्रैक्टिकली 1.5 घंटे की क्लास में नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आपको शॉर्ट में जाना पड़ेगा। सेल एनवेलप के पास हमारे 3 लेयर्स बाउंड होती हैं, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, देन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, प्रेजेंट आइदर एज अ स्लाइम लेयर या कैप्सूल्स की तरह। सेल वॉल क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वॉल होती है, जो कि क्या करती है, स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट देती है और इंटीग्रिटी देती है हमारे बैक्टीरियल सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वही सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इन तीनों में से कोई भी एक हमारे उसमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज में, चाहे ग्लाइकोकेलिक्स की बनी हुई सेल वॉल होगी, मतलब सेल एनवेलप होगा, या सेल वॉल बना होगा, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और अभी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था माइकोप्लाज्मा वाला, करेक्ट,
वही कहानी यहाँ पे भी है। फिर आते हैं हमारे मीजोजोम्स। मीजोजोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे याद कराया था मैंने आपको? मैंने आपको बोला था बच्चा जी कि ये कैसे होते हैं मैम, ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे अच्छा खासा चल रहा होता है, ठीक है। कैसे बन जाएगा ये बन जाएगा मैम कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनर फोल्डिंग बन जाती है, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। और फिर आप अगले में उसको देखोगे तो वो बिल्कुल ही अंदर जाके ऐसे करके जुड़ जाएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट, है ना। और फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे आके अंदर आ जाएगा ऐसा मीजोजोम। तो ये क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा एज अ सेल एनवेलप, उन्हीं में ये हमारा मीजोजोम पाया जाएगा, ठीक है। चलो जी, फिर क्या है? दीज आर इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन। कहाँ कहाँ यूज करते हैं मीजोजोम को? सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, सेक्रेशन में, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए भी मीजोजोम्स का रिक्वायरमेंट होता है। फिर आए हमारे क्रोमैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर्स कैसे हैं बच्चे जी? क्रोमैटोफोर्स आर सिमिलर टू जैसे हमारे क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोवाइड, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कि पत्तियों को ग्रीन कलर देता है ना। तो उसी तरीके से क्रोमैटोफोर्स हैं जो हमारे बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर पिगमेंट देते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है? क्रोमैटोफोर्स आर आल्सो द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। मेम्ब्रेन से बना हुआ एक्सटेंशन है, हमारे साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी पूरी स्लाइड आपको क्लियर है? आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी, है ना। दिक्कत तो भी पता चल जाएगी थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये कहाँ गया? साफ सुथरा कर दें इसे। ये लो जी, अब आ गया हमारा कौन सा वाला पार्ट, कहाँ गए? ये रहा। चलो जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फास्ट फ्यूरियस में, वरना हमारा क्लास जो है ना पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, फिर उसके अलावा हमारे पास प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? ये हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या क्या है। हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोट्स में क्या है मैम, प्लाज्मिड्स देखने को मिल गए आपको, मीजोजोम्स देखने को मिल गए, क्रोमैटोफोर्स देखने को मिल गए, वही वही ऑर्गेनेल्स याद करो जो कि अलग है, ठीक है। फिर आपको फ्लैजेला देखने को मिल गया। अब फ्लैजेला क्या होता है मैम? एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है, वो पतला सा फिलामेंटस एक्सटेंशन है जो कि अराइज करता है हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल से। ये रहा हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल, यहाँ से वो कहीं अराइज करता है। और आपको मैंने उस टाइम पे भी बताया था, हाँ जी बिल्कुल सही गौरव जी, कि जो मूवमेंट में हेल्प करता है। गौरव नहीं, ये भूमि है ना। चलो, ये कैसे बना होता है मैम? यहाँ पे मैम इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसल वाला पार्ट, बेसल बॉडी, फिर इसमें लगी होती है जैसे हुक, जैसे गर्ल्स में होता है ना, ड्रेसेस में हुक लगा होता है, और यहीं से उनका फ्लैजेला निकल रहा होता है, टेल पार्ट जैसे कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। तो ये क्या है? बेसल बॉडी है हमारे फ्लैजेला में एक, फिर हमारा हुक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है हमारे पास मैम? यहाँ पे मैम हमारे पास एक लंबी सी फिलामेंट है, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं मैम? ये तीनों मिलके फ्लैजेला बनाते हैं। ओके जी मैम, ये क्या करता है? मूवमेंट के काम करता है, अभी जस्ट आपके दोस्त ने बता दिया। फिर आता है एक दूसरा उसी के जैसे मिलता जुलता चीज, उसका नाम है पिल्लाई। बट ये इसमें ना बॉडी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, नॉर्मली वो हमारे बैक्टीरिया की सरफेस बॉडी पे ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। काम इनका भी लगभग सेम ही है, काम इनका भी सेम ही है, मूवमेंट करते हैं ये भी, ठीक है। बट ये क्या है? प्रोटीन से बने हुए हैं, इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही मैंने बनाया है आपके लिए। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया के सरफेस पे। ओके मैम, इसके अलावा ऐसे एक और चीज भी है जिसका नाम है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है? फिम्ब्री, बट इनसे थोड़े से एक छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, दे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, जैसे हमारा ब्रश में नहीं होते हैं टीथ, वो वैसे ही कुछ, ठीक है। ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इनका काम इनसे थोड़ा सा अलग हो गया कि ये क्या करेंगे? ऐसे 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 करके, फिम्ब्रा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ऐसे ही प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है? बेसल अटैचमेंट, ठीक है, बेसल अटैचमेंट। क्लियर है ये पार्ट आपको? पिल्लाई क्या है, फिम्ब्री क्या है, और ये क्या है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तीनों ही जो है आउटर एक्सटेंशन है, ये कॉमन बात है इनमें। ये है फ्लैजिला, उनका जो वर्क है वो लगभग सेम दिखता है, बट फ्लैजिला एक 3 डिफरेंट पार्ट से बना हुआ बॉडी है, जिसको हम बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट में पढ़ते हैं। बल्कि पिल्लाई हमारा सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीनियस एक्सटेंशन है जो कि ट्यूबुलर है, इलोंगेटेड है।
बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिब्रियाई तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बोथ पिलाई एंड फिब्रियाई जो है हमारे मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। मोटिलिटी पे हेल्प करने का काम सिर्फ हमारे फ्लैजिला का है, ठीक है। अब आगे कहानी क्या है हमारी, आगे कहानी ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 50 और 30S से मिलकर बना है। फिर है हमारे पास पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम्स। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्राई लाइक सीलिया, हाँ कह सकते हो। जो फिम्ब्राई है वो हमारे जो पिल्लाई हैं लगभग उनसे मिलते हैं, सीलिया से मिलते हैं, सॉरी। चलो जी, बट सीलिया जो आप पढ़ोगे ना वो आप पढ़ोगे कि अभी ना सीलिया जब हम पढ़ते हैं, हाँ सीलिया जो होता है ना वो इनर होता है, वो ना अंदर साइड में बॉडी की प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी अब जब देखें, हम लोगों ने ये बात देखा हुआ है कि सीलिया जो होता है वो हमारे अंदर साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे इनर ऑर्गेनल्स को मूवमेंट में आगे बढ़ाने के काम करता है। याद है मैंने जब हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम पे मैं आपको बताया था कि एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे प्रेजेंट होता है सीलिया, और दूसरा हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, ओ इनफंडिबुलम एंड ओविडक्ट के पास उस साइड में वहां पे प्रेजेंट होता है ये, जो कि हमारे क्या जो ओवरी होती है, सॉरी एग होता है वुमेन्स में, उस एग को आगे मूव करने का काम करता है। क्या इसमें मैंने आपको बताया था ना ऐसे करके कुछ था, फिम्ब्रियाई होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे इनफंडिबुलम, और एक और पार्ट भी आता है ना, फिम्ब्रियाई, इनफंडिबुलम, और एक कौन सा, इस्थमस, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे इस्थमस, तो ये ना अंदर यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस जगह पे, जो कि जो ये एग है ओवरी इससे ऐसे करके अटैच होती है ना यहाँ पे, तो ये एग ओवरी का काम क्या होता है, एग का प्रोडक्शन, ओवा का प्रोडक्शन, वो ओवा को अंदर लेके जा अंदर डाल देती है यहाँ पे इनफंडिबुलम में, फिर यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके ट्रांसफर जो होते हैं ना वो इसकी हेल्प से होते हैं, ठीक। चलो जी, अब पॉलीराइबोसोम यहाँ पे कौन सा है, दे आर फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ सेवरल राइबोसोम्स टू सिंगल एमआरएनए। बहुत सारे और राइबोसोम्स होते हैं, एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं। फिर आ गया हमारा इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और इंक्लूजन बॉडी के आपके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इंक्लूजन बॉडी का एक इकलौता ही काम है, वो क्या करती है, हमारी बॉडी में नहीं, प्रोकैरियोट्स की बॉडी में फूड को रिजर्व रखती है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन सब फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, तो इनके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये सब के फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म में फूड को स्टोर करती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। अब आ गया हमारा अगला कौन सा, यूकैरियोटिक सेल्स। अब आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, थोड़े से बड़े वाले सेल्स हैं। क्या कहानी है इनकी, ये प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस में आपको देखने को मिलते हैं। और इनका जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है, सिंपल सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होती है प्रॉपर इनके अंदर, है ना। उसके अलावा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब वो हमारा कैसा है, लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। फिर क्या है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के सेल्स जो है वो अलग हैं, एनिमल्स के सेल्स जो हैं अलग हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं इनमें प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं। अगर हम डिफरेंसेस के बेसिस पे देखें तो प्लांट्स में हमारे पास सेल वॉल होती है बट एनिमल्स में नहीं होती है। प्लांट्स में हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स जो है वो हमारे एनिमल्स का फीचर है, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। अगला क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया उस टाइम पे भी बताया था कि प्लांट सेल का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारा वैक्यूल कवर करता है, ठीक है। या तो ये बहुत छोटी सी यहाँ पे होती है या फिर ये आपकी एब्सेंट ही होती है। फिर हमारे पास क्या कहानी है इनकी, अगर हम और देखें तो यूकैरियोटिक सेल जो है बेसिकली किससे किससे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, ये सब प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना क्लोरोप्लास्ट, तो ये हमारा मोस्टली एनिमल्स में होता है, बट यहाँ पे सेंट्रियोल्स हमारे प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट कर रही हूँ, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो हमारा दोनों में देखने को मिलता है। सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल जो है हमारा सिर्फ प्लांट्स का फीचर है, और सेंट्रियोल्स जो है हमारा एनिमल्स का फीचर है। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, मैं वो फंबल कर गई, ठीक है। क्या है कि सेल वॉल जो है वो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ह्यूमंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो जगह ले लेती है एनिमल्स में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारे ये सारे ऑर्गेनल्स पैक्ड होते हैं। एनिमल्स में ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल इज नेवर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। चलो जी, अब आगे पढ़ लो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना, उसको ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं सेल वॉल से, तो वो दोनों अलग अलग है बच्चे, ठीक है। सेल वॉल इज डिफरेंट, सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली,
और सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन हमारे एनिमल्स में, जिन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहानी है? एवरी लिविंग सेल इज कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक ट्रांसपेरेंट सेमी परमिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सेमी परमिएबल है, प्लस रीजेनरेटिव मेम्ब्रेन है। रीजेनरेटिव कैसे? ये भी हमारा सेल मेम्ब्रेन ही है, एक तरीके से कट लग गया यहाँ पे, थोड़े टाइम बाद अपने आप जुड़ भी जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं रीजेनरेटिव मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ठीक है। तीनों ही वर्ड्स होते हैं। क्या कहानी है आगे? 1950 में जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था, उसके बाद से ही हमने क्या करना सीखा, हमने सेल को डिटेल में पढ़ना सीखा, हमने सेल को डिटेल में पढ़ना सीखा। एंड मोस्ट ऑफ द में हमने ये पाया कि जो ह्यूमन, जो हमने जो स्ट्रक्चर मतलब स्टडी की थी उस टाइम पे साइंटिस्ट ने, वो आरबीसीज पे की थी, ठीक है। और वहां से उन्होंने क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया कि एक ना कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिससे कि क्या होता है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ को अलाउ करता है अंदर आने के लिए और कुछ को अलाउ नहीं करता है। हमने कुछ इसी हिसाब से पढ़ा था, मतलब हम लोगों ने जब पढ़ा था उसे तो कैसे देखा था, कुछ ऐसे देखा था मैम हमने उसे, ऐसे। याद है ना ये फॉस्फोलिपिड वाली लेयर, या भूल गए? याद है ना? 3 थ्योरीज थी हमारी, कौन कौन सी थ्योरीज थी योगिता? सैंडविच मॉडल में। चलो एक बार योगिता आप चुप हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट अंजलि आप बताना अगली थ्योरी कौन सी थी? एक तो सैंडविच मॉडल हो गया, फिर अंजलि बोलो भाई। यार अंजलि होगी, तुम अंजलि के साथ ऐसा करोगी? सैंडविच मॉडल तो योगिता ने बता दिया, उसके अलावा 2 कौन सी थी? अच्छा ये बताओ सैंडविच मॉडल दिया किसने था? जल्दी बताओ, अभी हमारा एक पेज और रहता है पता है, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर चलने हैं। रॉबर्टसन मॉडल, चलो जी तुमने रॉबर्ट नाम दे दिया तो फिर चलो ठीक है, तो लग गया मुझे पता कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है तुमने। चलो जी आगे बढ़ जाओ, फिर अब मैं ही बताती हूँ, ठीक। चलो फिर हम लोगों ने जो पढ़ाई की, हमें पता चला कि जो हमारे पास लेयर है, देखो मैं आपको ना इसका पूरा एक एक लाइन नहीं बताती हूँ, मैं बस आपको इसका कंक्लूजन बताती हूँ कि हम लोगों ने जब आरबीसी से पढ़ाई की ना, तो हमें पता चला कि हमारा जो ये बना हुआ है ना सेल, वो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इस हिसाब की है, ठीक है, कुछ इस हिसाब की होती है। और उसमें ना स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि वो ना 2 से 3 चीजों की मिलकर बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड्स पहली चीज, दूसरा क्या था, प्रोटीन्स थे हमारे। बट उनका ना हमें प्रॉब्लम क्या थी, हमें अरेंजमेंट समझ में नहीं था, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, जिसको किसने, डैफ्सन एंड डेनियल ने दिया था, है ना। सॉरी सैंडविच मॉडल जो आया था, हमारा सैंडविच मॉडल जो था वो हमारा किसने दिया था, डैफ्सन एंड डेनियल जी ने दिया था। अगर आपको याद हो तो उन्होंने क्या कहा था कि एक ऊपर प्रोटीन होता है, एक नीचे प्रोटीन होता है, और बीच में हमारी फॉस्फोलिपिड की लेयर थी। ऐसे ही बोला था उन्होंने कुछ, ऐसा डायग्राम मैंने आपको कराया था। हाँ जी मैम ऐसा ही कराया था, यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो डेफ्सन एंड डेनियल मेथड किया था, वो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि यहाँ पे ये रहा हमारा एक प्रोटीन मैम, और ये रहा हमारा दूसरा प्रोटीन, उसके बीच में पूरे के पूरे हमारे ये प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये मैम हमारा पूरा का पूरा जो था फॉस्फोलिपिड की लेयर थी। क्या कहा था उन्होंने कि एक जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन दूसरी, और इस पूरे को उन्होंने एक मान लिया था। बट उसके बाद हम लोगों का आया कौन सा, रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल ने भी कुछ कुछ इस तरीके की ही बात की थी, बट उन्होंने क्या था, थोड़ा सा क्लियरिटी दे दिया कि नहीं जी ऊपर नीचे प्रोटीन नहीं था। उनके मॉडल को हम क्या कह रहे थे, जैसे इसको हमने सैंडविच मॉडल कहा, रॉबर्टसन मॉडल वाला कैसा था, रेल ट्रैक मॉडल था, कि जो हमारी ये लेयर्स हैं वो हमारे रेलवे ट्रैक की तरह होती हैं। ये फॉस्फोलिपिड यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है अंजलि, ठीक है। और इनके बीच में जैसे हमारा ये है, ये कुछ ऐसे करके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। पूरी तरीके से वो करेक्ट नहीं थे तो पूरी तरीके से इनकरेक्ट भी नहीं थे, बिकॉज उसके बाद आए हमारे सिंगर एंड निकलसन जी, जिन्होंने 1972 में दिया हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी सारी लगभग जो चीजें थी वो हो गई थी क्लियर, कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही कहा आपने, कि वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलके बना हुआ तो है, बट हमारे पास फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। फॉस्फोलिपिड ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना,
कुछ इस तरीके से थोड़ी सी इसकी टांग टेढ़ी होती है, ठीक है। और ये हमारे कैसे हैं, इनके कुछ जो की फीचर्स थे जो उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाए थे वो हम लोग अभी भी रिवाइज करेंगे कि ये मैम फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है। यहाँ पे दो तरीके के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, एक था हमारा इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा कौन सा था, पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन का मतलब क्या है, जो हमारे पेरीफेरीज पे प्रेजेंट है। अब वो पेरीफेरी हमारा ऊपर साइड भी हो सकता है और हमारा अंदर साइड भी हो सकता है, राइट। और इंटीग्रल प्रोटीन मतलब क्या है, जो एक साइड से निकले और दूसरे साइड ऑफ उसमें क्रॉस कर ले, तो दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन, जो इंटीग्रेट करते हुए गया एक लेयर से दूसरी लेयर में प्रॉपरली। और पेरीफेरल प्रोटीन मतलब क्या होते हैं, जो हमारे पेरीफेरीज पे प्रेजेंट है, पेरीफेरल, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल वाली लेयर पे चाहे इंटरनल वाली लेयर पे। इसके अलावा हमने क्या देखा था इसमें बच्चे जी, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि एक और चीज भी होती है, क्यों विवेक, अब हैंड रेज नहीं करोगे? बिल्कुल सही जवाब देता है ये लड़का कि मैम इसके अलावा जो हमारे थे वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिले थे थोड़े बहुत, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, बिल्कुल सही बोला इसने। तो इतना ही हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था मैम, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था मैम कि जो हमारा ये फॉस्फोलिपिड होता है ना, फॉस्फोलिपिड की दो बॉडीज हैं, टेल और हेड। नीचे वाले को हम कहते हैं मैम टेल, ऊपर वाले को हम कहते हैं मैम हेड। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर था वो क्या था विवेक, क्या इंपॉर्टेंट फीचर था कि इसका हेड का नेचर कैसा है? बिल्कुल सही बोला लड़का कि इसका जो हेड है मैम वो पोलर है, या फिर कह लो हमारी देशी भाषा में हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर लविंग है, वाटर को अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। बल्कि जो हमारी टेल है वो मैम हमारी हाइड्रोफोबिक है, जो कि वाटर को अलाउ नहीं करेगी, वो वाटर को रिपेल करेगी। इसी को हम कहते हैं पोलर जनरल भाषा में, और ये है हमारा नॉन पोलर। तो भाई जी ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि हेड तो अलाउ करेगा बट यहाँ पे भी तो पानी आएगा ही, तो वो वापस पानी को भेज रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो? तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग से क्या बोलते तरीके थे, जिसको हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में पढ़ा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको ये पता है कि हमें क्या एनर्जी का जरूरत होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन होता है, बल्कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं था। ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ हमारा किसके थ्रू हो रहा था, पंप्स एंड चैनल्स, हमने उस टाइम पे भी पढ़ा था, पंप चैनल्स थे, इनके हेल्प से हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था। ये प्लीज डेफिनेशन एक बार खुद से देख लेना, है ना, सिर्फ जनरल उनकी डेफिनेशन ही है, नथिंग एल्स। फिर आ गया हमारा सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन खत्म हुआ, अब हमारे पास सेल वॉल आ गया। सेल वॉल की क्या कहानी है, और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, ठीक है, कभी भी एनिमल्स में नहीं होती है, ये बात याद रखना। सेल मेम्ब्रेन अलग है, सेल वॉल अलग है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और सेल वॉल जो है हमारी मैम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और फंगस तक ही लिमिटेड है। प्लांट्स में वो बनी होती है, अभी हम देखेंगे किस किस चीजों से, और फंगस में बनी होती है काइटिन की, ठीक है, ये एक इसका की फीचर ही होता है। चलो अब देखो जी, सेल वॉल जो है वो हमारी क्या है, आउटर कवरिंग है एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही, ठीक है, जो कि हमारे प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। और इसको हम डिवाइड करते हैं किसमें, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल में। अब हर एक में क्या है, उनके कुछ की फीचर्स है। अगर हम मिडिल लैमेला की बात करें तो वो किससे मिलके बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट से मिलके बना होता है, विच कीप द डिफरिंग नेबर सेल्स इंटैक्ट, ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग नेबरिंग सेल्स को इंटैक्ट रखते हैं। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डस्ट फाउंड इन द यंग प्लांट सेल्स, ये हमारे यंग प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। फिर हमारी आती है सेकेंडरी वॉल, जो कि अंदर वाले सेल्स में, मेच्योर सेल्स में आपको देखने को मिलती है। कभी कभार टर्शरी सेल वॉल भी आपको देखने को मिलती है, बट उसके अलावा एल्गल सेल वॉल जो है इन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। गैलेक्टिन्स, मैनन्स, सेलुलोज, मिनरल्स, प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स एंड फंगस में काइटिन, ठीक। फिर आते हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जा पाएंगे इस पे, बिकॉज हमें क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस भी करनी है। एंडोमेम्ब्रेन का मतलब होता है वो ऑर्गेनेल जो हमारे कैसे हैं बच्चा जी, डबल मेम्ब्रेन है, जिनमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से हैं मैम वो, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वर्क्यूल्स। क्या मैम इतने ही हैं? नहीं बेटा, इससे ज्यादा भी हैं, बट क्या है, हमारे जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो इतने ही हैं,
ठीक है जी। देखो जी, अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनेल्स के बारे में है। इफ यू वांट कि हम इसको अभी देख लें तो बता दो मुझे। हाँ, जो इंपॉर्टेंट वाला है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकोप्लास्ट, इस वाले पार्ट को हम पूरे को देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होते हैं ना बच्चे, अभी अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़े कि प्लास्टिड्स क्या है। दीज आर फाउंड इन दी एनिमल सेल्स एंड इन यूग्लेनॉइड्स। कहाँ, सॉरी, प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहे हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के बेसिस पे ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है जो, क्योंकि इसमें कौन सी पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट और हमारी कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है हमारा, विच कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये क्या है बच्चा जी, ये हमारे प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ये हमारे 3 तरीके के प्लास्टिड्स हैं। इनमें अलग अलग पिगमेंट हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड है। यहाँ पे कैरोटीनॉइड के कौन कौन से, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल देखने को आपको मिलती है। और यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग टाइप के आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। कौन कौन से मैम, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है। ठीक है, कोई भी कलर नहीं है उसमें। और जो हमारे क्लोरोप्लास्ट था उसमें ग्रीन कलर, और कैरोटीनॉइड्स वाले में रेड कलर। ठीक है, ये भी याद रखना कि कौन सी पिगमेंट कौन सा कलर दे रही है। क्लोरोफिल ग्रीन दे रही है और कैरोटीनॉइड रेड कलर दे रही है। देख रहे हैं ना, वो गाजर क्यों लाल होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड। टमाटर क्यों लाल होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट। फिर आते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट, जो कि क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। बट ये भी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। जैसे कि इनके पास क्या क्या है, अगर एमाइलोप्लास्ट है तो वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, कैसे याद करोगे, आजकल के टाइम पे तुम लोग को क्या चाहिए, गर्मी इतनी है कि मैम हमको एसी चाहिए, तो एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है। इथियोप्लास्ट जो है ऑयल और फैट को कर रहा है। अब ये कैसे याद रहेगा मैम, तो ई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ से फैट्स, और फैट के साथ साथ आपको पता है कि जो फैट्स है हमारा, वो ऑयल में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, और जब 2 याद हो गए हैं तो एल्यूरोप्लास्ट तो आपको लास्ट वाला याद हो ही जाएगा। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट में हमारे को क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है जी, चलो जी, ये एक छोटा सा जैसे कहते हैं ना तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो। बट ये प्लीज आप लोग भूल मत जाना। अगर आपको अमाइलोप्लास्ट को याद करने का दूसरा तरीका भी देखना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अमाइलोप्लास्ट को कैसे, मैं आपकी मैम का नाम अंजलि शर्मा, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, और स्टार्च इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, चलो जी, क्योंकि यहाँ पे ए और एम दोनों साथ में आ रहा है। ए अंजलि, मैम पूरा नाम क्या है, अंजलि शर्मा। ठीक है, बस थोड़ा सा एक वो है, ज्यादा नहीं। फिर आते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इनका काम होता है। ये भी हमारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल ही है प्लास्टिड्स हमारे, जिनमें क्या, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है और 70S राइबोसोम्स भी होता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब क्लोरोप्लास्ट किया था तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या क्या नाम है, मुझे एक बार प्लीज याद दिलाते रहना, मेरी याददाश्त एक्चुअली कमजोर हो गई है ना। क्या क्या बोलते हैं इसे, योग्यता, प्रिया, मैम ग्रेना और है, लैमेला, लैमेला और थाइकॉइड। कौन सी चीजें क्या है ये तो बताओ। मैम जो एक जो लेयर होती है गोल वाली उसको कहते हैं थाइकॉइड, और 2 थाइकॉइड थाइकॉइड। नहीं, थाइलाकॉइड। हाँ, थाइलाकॉइड। और 2 थाइलाकॉइड के बीच में जो दो स्पेस होता नहीं, है उसको अच्छा हाँ, लैमिना। और yes। बहुत सारे थाइकॉइड मिलके ग्रेना मिलाते हैं, बनाते हैं। सबको समझ में आया लड़की ने जो बताया, या सही बताया है इसने, बिल्कुल सही बताया है। एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको कैसे याद दिलाया था कि 5 का सिक्का जो होता है, एक सिक्के को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। और एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके हमने वो, जैसे बचपन में खेल नहीं खेलते थे, वो लगा दिया लाइन से, कुछ काम नहीं मिलता तो ऐसे ही करते थे, तो उसको हम कहते हैं ग्रेना। जो आपस में दोनों को जोड़ रहे हैं उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, लैमेला। और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या है, कुछ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, थोड़ा सा ये देख लो।
अच्छा सुनो मेरी बात, सिर्फ एक पेज रह गया है, वो तुम लोग पढ़ सकते हो प्लीज। सिर्फ यही पेज हमारा रह गया है ना, खुद से पढ़ लोगे? तो हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज आधा घंटा अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे ना तो फिर तुम्हारा काम होगा नहीं कल की क्लास के लिए। बट प्लीज मुझे ये पेज पढ़ के सारे भेजोगे कि हाँ मैम हमने ये पेज पढ़ लिया है। और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, प्लीज क्लास ओवर, चलो मैं ये वाला पार्ट बता ही देती हूँ यार, क्यों रेस्ट कर लें, तुम लोग पे भरोसा नहीं है मुझे। 12th वालों को थोड़ा भरोसा है, वो थोड़ा डरते हैं ना। चलो ये देख लो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? दीज आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड द मोटिलिटी ऑफ द सेल। अभी थोड़ी देर पहले भी कोई पूछ रहा था, ठीक है। ये क्या है? हेयर आउटग्रोथ हैं जो कि क्या करते हैं? मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम। उनके कोर को हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम, ठीक है, एक्सोनीम कहा जाता है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एग्जिबिटिंग 9+2 अरेंजमेंट। याद है हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था इसका? कैसे था ये? यहाँ पे ऐसे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? 8 इधर थे और फिर हमारे 8 ऐसे करके थे, ठीक है, कुछ ऐसे, और बीच में 2 थे। याद आ रहा है? ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से ही पढ़ा था, ये मतलब एक ही माना जाता है। तो ये हमारे 9+2 थे। 9 ये यहाँ पे ऐसे करके हो जाते हैं, +2 ये रहे, ठीक है। द 9 पेरीफेरल, क्योंकि ये हमारे 9 कहाँ है? पेरीफेरी पे प्रेजेंट थे। कुछ ऐसे करके सेल होता है हमारा, है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट है मैम? ये हमारे पेरीफेरी पे प्रेजेंट थे, बाहर। पेरीफेरी मतलब होता है ना आउटर साइड में, तो ये हमारे मैम पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। और जो डबलेट्स होते हैं वो मैंने आपको कहाँ बताया? सेंट्रल में होते हैं। एंड ये सारे आपस में किससे ज्वाइंट होते हैं? दे आर ज्वाइंट बाय 9 रेडियल स्टोप्स से, ठीक है। थोड़ा सा अलग होता है इनका क्या बोलते हैं वो करना, बट अभी आप बस बेसिक सा समझ लो कि ये 9 रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं। द 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर बाउंड बाय सेंट्रल सी। जो 2 बीच वाले हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके हाफ ऑफ करके ही थी सेंट्रल शीट। थोड़ा सा डायग्राम को जाके एक बार रिवाइज करना प्लीज, है ना। कुछ इस तरीके की हमारी सेंट्रल शीट भी आपको देखने को मिल रही थी। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्जेस फ्रॉम द बेसल बॉडी which is known as centriole like structure। कहाँ से इमर्ज करते हैं? बेसल बॉडी से निकल रहे होते हैं। डायरेक्ट मतलब हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेसल बॉडी, और डायरेक्ट यहाँ से निकल रहे होते हैं सीलिया। बीच में इसमें क्या गायब है? हुक, ठीक है। चलो अब आ जाओ जी, हम लोग किस पे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इस वाले पार्ट पे आगे, क्वेश्चन आंसर्स पे। फटाफट से क्वेश्चन आंसर देखो। अब हम 12:30 तक लगातार क्वेश्चन आंसर्स ही करने वाले हैं, ठीक है। चलो नेम द साइंटिस्ट व्हिच फर्स्ट सॉ द फर्स्ट लिविंग सेल। कौन थे वो? मैम एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। द मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या था? कौन से माइक्रोस्कोपी का उत्पत्ति हो गया था तब तक, जिससे आपको बहुत सारी चीजों की जो है क्लियरिटी मिल गई थी बच्चा? मैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलो जी, फिर है सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने दिया था? मैम स्टैडलिन एंड शॉन ने। स्क्लीडन एंड स्कॉन। बाकी सिर्फ प्रिया ही आंसर देंगी और किसी को नहीं आते हैं? स्कॉन थ्योरी जो थी क्या प्रपोज कर रही थी, किसके बारे में थी स्कॉन? देखो देखो कहाँ पे हिंट मिल रहा है स्कॉन थ्योरी का? मैम स्पॉन सी वाली जो थी वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे थी। तो कहाँ पे है? प्लांट्स और एनिमल्स का ही नाम दिख रहा है इसमें? सी। मैम सी। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लीडन एंड बोला तो था मैंने सी। लड़के इतना धीरे बोले थे, इसका मतलब है कॉन्फिडेंट नहीं थे। तेज से बोलो एकदम, जैसे प्रिया बोल रही है, अभी उसने लगातार 5 क्वेश्चन के आंसर दिए। स्क्लीडन एंड स्पॉन सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो? मैम ए सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बस ये तो उनकी थ्योरी का पार्ट ही था। डी। मैम ए। बी, सेल कैसे बना, ठीक है, हाउ सेल्स वर फॉर्म्ड ये नहीं बता कर पाई वो,
ये जो सेल है वो कैसे कैसे बना, वो तो आज तक हम लोग भी नहीं फॉर्म बता पाए हैं, बट ये इन्होंने बता दिया था कि जो सेल बनता है वो पिछले वाले सेल से बनता है। चलिए जी प्रिया, आपका अब टाइम हो गया समाप्त, अब आप नहीं बोलेंगी, अब बोलेंगी अंजलि। ठीक है अंजलि, फटाफट ऑप्शंस लिखते जाओ। 10 क्वेश्चन अब आप करेंगे, मतलब अगले 5 क्वेश्चन आप बताएंगे जल्दी जल्दी से, मतलब और भी कोई बता सकता है बट पहले, और नाजो नेक्स्ट नंबर आपका है। Okay. चलो, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये किसने दिया था? अंजलि फटाफट ऑप्शन लिखो। अंजलि, हाँ ठीक है चलो। द जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, किसमें होती है नेक्ड? प्रोक्रियोट। मैम ए। चलो जी कोई बात नहीं। बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, क्या होता है इनमें से? मैम राइबोसोम। बिल्कुल सही बोली लड़की, सही है ये आंसर या नहीं 8 का? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया है कि 70S या 80S, तो इसलिए आप राइबोसोम आंसर करोगे, क्योंकि ये तीनों जो है हमारे कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। चलो, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ये तो मुझे पता ही है, तो मैं आप बस पूछूंगी नहीं आपसे। चलो ये देखो, इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से? इनकरेक्ट पेयर, क्वेश्चन नंबर 10। देखो पहले वो देख लो कि जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो। मीजोफिल सेल्स का हमने डायग्राम ऐसा पढ़ा था, अगर आपको याद हो, है ना, एकदम कस के कॉम्पैक्टली पैक्ड थे वो, पढ़ा था मीजोफिल सेल्स का। यस मैम, हमने पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही था। रेड ब्लड सेल्स अगर आप यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी उनमें न्यूक्लियस उन्होंने अलग से नहीं बनाया हुआ है, एक अलग से बस वो कर रखा है कि कुछ जो है न्यूक्लियर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट वो कैसा है, वो न्यूक्लियस नहीं है, वो क्या है, उसका बाई कॉन्केव शेप है। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है, राउंड है एंड बाई कॉन्केव है। तीसरा हमें पता नहीं है, बट चौथा हमें पता है कि हाँ मैम ये कॉल्यूमुलर ही है, क्योंकि कॉलम शेप्ड हमको दिख रहे हैं। तो कौन सा गलत हो गया हमारा? दिस इज गलत। ठीक, चलो नाजो, अब आपके नंबर, देखते हैं कितने के आंसर नाजो देती है, कितने के बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। मैम डी। कौन बोला? नाजो ही बोलिए ना ये। विच ऑफ द सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल सही। चलो बाकी लोग भी दे सकते हैं, बट वही है कि पहले कौन देगा। नाजो वर्सेस ऑल। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सा होता है? विवेक जी कहाँ गए? इसका भी डी, बिल्कुल सही बोली लड़की, क्योंकि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं मैम, उसमें प्लाज्मिड भी होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। दे आर नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ही सही बोला आपने। चलो, प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल पोजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, चलो ये भी बता सकते हो आप। अच्छा क्वेश्चन है, और पता है आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें आप ये देखो कि कौन कौन से बिल्कुल सही है जिसमें आप श्योर हो। क्या प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था? हमने पढ़ा था ऐसा? यस बोलो बोलो। मैम। यस मैम, ये तो हमने पढ़ा था, तो ये एक्सेप्शन वाला नहीं हो सकता। अब हमने ये आपको मैंने बताया नहीं कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक है, इसको आप होल्ड के लिए डाल सकते हो। तो लास्ट वाले को देख लो, क्या हमने नहीं पढ़ा था कि प्लाज्मिड हमारे स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, और फिनोटिपिक अलग से फीचर ऐड कर रहे थे बैक्टीरिया में? मैम ये भी हमने पढ़ा था, आपने बताया था। अब मैं आपको एक नई सी बात बता देती हूँ कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना, उनको हम आज के टाइम पे भी यूटिलाइज करते हैं फॉर दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीजों को बना रहे हैं। तो प्लाज्मिड को हम यूटिलाइज करके ही उसे करते हैं, बट अभी वो मत सीखो कि कैसे करते हैं, वरना वो तुम्हारे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। बट फिलहाल के लिए हमें जो हमारा आंसर था वो मिल गया कि एक्सेप्शन ये वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इतनी जल्दी बता दिया। 70S कैसे होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन organisms having 70S ribosomes only? Single stranded DNA with protein coat, single stranded DNA with protein coats, no.
डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? बी ही है हमारा करेक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इंक्लूड होती ही नहीं है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे नहीं, यूकैरियोटिक्स में ही होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने बच्चा, ठीक है। चलो, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इस कौन सा है? स्पेशलाइज्ड, देखो जी बताया था मैंने आपको कैसे, ये था हमारा सेल, उसके अंदर ऐसे करके बन रहा था धीरे धीरे करके, मेसोसोम्स। क्या था वो? मीजोजोम्स, बिल्कुल सही बोली लड़की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसका मतलब हमने सही सही पढ़ाई कर ली है ना? कल का चैप्टर, कल का टेस्ट तो अच्छा दे दोगे। Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? स्टिकी कैरेक्टर कौन देता है? इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। ग्लाइकोविल। क्या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देते होंगे? ये तो मैम सिर्फ आउटर लेयर है ना। बिल्कुल सही बोला अभी आपने, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है विवेक जी। चलो, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, और इट मे बी अ थिक टफ कॉल्ड द डैश। क्या थे दो वर्ड्स हमने पढ़े थे अभी, जस्ट पढ़ के हटे हो, क्वेश्चन नंबर 17। मैम बी। लूज शीथ, बिल्कुल सही, स्लाइम लेयर या फिर मैम कैप्सूल। टफ कैसा? कैप्सूल। जैसे हमारे कैप्सूल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टफी तो कहते हैं, क्योंकि अंदर जो उसके भरा होता है वो क्या होता है? पाउडर होता है। और कैप्सूल मतलब, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो टूट नहीं सकता, जो प्लास्टिक वाला है टूट सकता है, मोड़ सकते हैं उसे, बट हाँ स्लाइम लेयर के कंपैरिजन में वो कैसा है? थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, ठीक है। स्लाइम लेयर कैसी होती है? ऐसे गिरी 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 वाली, और ये एकदम स्मूथ। चलो जी बिल्कुल सही। देन सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ, नरगिस आजा, बिल्कुल शांत हैं, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चन आंसर्स? हम समझ आ रहे हैं। नरगिस, फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो ज्यादा, बस ये 6-7 बच्चे ही हैं जो ज्यादा बोल रहे हैं। बोलो क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। मैम सी। बिल्कुल सही, ठीक है। कि सेल एनवेलप कैसा होता है? सबसे पहले हमारे आउटर मोस्ट हमारी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर अंदर सेल वॉल, फिर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी गुड, हाईली इंटरेस्ट, ठीक है। चलो जी, प्रिया जी की पढ़ाई मतलब बहुत ही सही चल रही है। प्रिया आपने आंसर दिया था ना इसका शायद? नरगिस ने। अच्छा नरगिस नहीं दिया था, क्या बात है नरगिस। चलो क्वेश्चन नंबर 19। Which one of the following does not differ in E. coli and हमारे Chlamydomonas? क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैम बी। बी, मेरे को आपको सुनाई नहीं पड़ा, बी बोला आपने या डी बोला बच्चे? मैम बी। बी फॉर बॉल वाला ये बोला ना यस आपने? मैम बी। नहीं बच्चे, ये तो आप मतलब खुद से कॉमन सेंस लगा लेते हैं ना, तो देखो राइबोसोम और ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, किसी लेवल पे नहीं हो सकते राइबोसोम और ये। और आपको ये बात तो पता ही है कि सेल वॉल हमारी किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का फीचर है। उससे बताओ ना, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन, जो कि दोनों में नहीं है, इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास। राइबोसोम भी दोनों में होगा, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी दोनों में होगा, भले ही कैसा भी हो वो बात अलग है, बट होगा दोनों में ही। अब ये हम लोग अलग अलग कैसे पढ़ रहे हैं? इकोलाई क्या है? एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, करेक्ट, और क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी है ना? तो ये क्या हो गया? ये हमारा मैम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो राइबोसोम्स भी हमारे जो होते हैं वो हमारे दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल, वो बात अलग है कि एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बट वो तो नहीं पूछा ना। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जेनेटिक मटेरियल का होना या ना होना, तो वो भी दोनों में होता है। और सेल वॉल, सेल वॉल तो हमारे प्लांट्स का फीचर है ही, ठीक है। तो आपने जो इसका आंसर निकालना था 19 वाला, कैसे है? सेल मेम्ब्रेन बच्चा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ।
बस ये 25 क्वेश्चन करने के बाद हम पहुंचेंगे सीधे कौन से वाले पे, मीट वाले पे, फिर आएंगे बेसिक पे। चलो, which of the following is true about mesosomes? क्या है mesosomes? मैम बी। विवेक आप एकदम शांत हो गए हो आज, क्या हो गया? चैप्टर प्रिपेयर्ड नहीं है आपका? बिल्कुल सही बोला इसने कि ये डी है मैम। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन और सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लॉन्गेस्ट पोर्शन इन द बैक्टीरियल फ्लैजेलम क्या होता है सबसे बड़ा? सी। हुक, बेसल बॉडी। बिल्कुल सही, फिलामेंट, क्योंकि हुक हमारा अटैच रहता है, सॉरी बेसल बॉडी, इससे हुक, फिलामेंट। चूज द इनकरेक्ट पेयर। देखो जी, क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल टेक अप द ग्राम स्टेन? इनकरेक्ट पूछा है आपसे। क्यों विवेक, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो आप, बट आंसर्स तो दो। आप मुझे अच्छे बच्चे हो क्वेश्चन क्लास समझ के। नहीं आते मैम, वैसे मैम आप जैसे पढ़ाते ना वो तो आ जाता है मैम, वैसे क्वेश्चन समझ नहीं आते। फिर क्या फायदा होगा विवेक ऐसे, जब मैं पूछती हूँ तुमसे वर्बली तब तुम आंसर बता देते हो। चलो अब इसका आंसर विवेक ही देगा, ठीक है, और कोई नहीं देगा। चलो अपने दोस्त को सपोर्ट करो तुम लोग, ठीक है। विवेक को भी हम बताएंगे, वो भी आंसर दे सकते हैं। चलो विवेक, देखो इस वाले में विवेक कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से देखो। क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक्स अप द ग्राम स्टेन? क्या ऐसा था, हमने पढ़ा है ऐसा? यस मैम। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, विवेक याद है? हमने पढ़ा, अभी Yes, ma'am. जस्ट भी पढ़ा था, है ना? सिंगल लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव में 3 लेयर्स प्रेजेंट थी, इसीलिए वो स्टेन को नहीं ले पा रहा था, बल्कि जो ग्राम पॉजिटिव था वो स्टेन ले ले रहा था। तो ये तो मैम बात सही है, गलत नहीं है। सेल वॉल प्रिवेंट्स बैक्टीरियम फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्या सेल वॉल का ये काम नहीं होता कि वो बैक्टीरियम को आपस में लड़ने से रोकते? वरना क्या होंगे, आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा ही तो हो जाए। बट क्या सेल वॉल का ये काम है? बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी मैम, ये बिल्कुल ही काम है, ठीक है, कि सेल वॉल जो सिर्फ है, मैंने आपको क्या वर्ड्स बताए, 3 वर्ड्स बताए थे मैंने आपको, स्ट्रक्चर देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको शेप देना, और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना। तो इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना मतलब क्या हुआ कि उसको कोलैप्स से एंड बाहर के जो माहौल है उससे बचा के रखना, ठीक है। तो ये उसका एक फीचर है। कैप्सूल्स क्या है? दे आर थिक एंड टफ ग्लाइकोपेलेट्स। अभी तो पढ़ा हमने जस्ट 2 मिनट पहले, स्लाइम लेयर और जब कैप्सूल्स पढ़ रहे थे। तो हाँ मैम, ये थिक होते हैं और टफ होते हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब है गलत कहाँ पे आ गए हम, इसी पे। 2 चीजें हम लोगों ने, 3 चीजें पढ़ी थी, याद है? क्या क्या था? फ्लैजिला, पिल्लाई, और एक क्या था योगिता? मैम फिम्बरी। फिम्बरी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था इन तीनों में कि मैम सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ही ऐसा है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। पिल्लाई और जो ये है हमारे मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। तो क्या पिल्लाई एक लोकोमोटरी मतलब चलने वाला स्ट्रक्चर होता है? No. ठीक है, तो यही हमारा मैम इनकरेक्ट है। इफ यू रिमूव द फिम्ब्रियाई फ्रॉम द बैक्टीरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन? अब पहले मुझे ये बताओ, अभी जस्ट हमने विवेक पढ़ा था, फिम्ब्रियाई का फीचर क्या है, किस काम आ रहा था वो? क्यों विवेक जी, बोलो बोलो। फिम्ब्रियाई का फीचर मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था, स्टार्ट जब हम लोगों ने किया। कहाँ गया फिम्ब्रियाई वाला पार्ट? विवेक ऐसे नहीं चलेगा बच्चे, आप अच्छे बच्चे हो क्लास के, ऐसा नहीं करो। ये देखो मैंने आपको क्या बताया था कि फिम्ब्रियाई का काम क्या है। आई नो योगिता आपको आंसर पता है इसका, ठीक है। बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है, कि जो हमारा बैक्टीरिया ऐसे करके घूम रहा है उसको अगर अटैच करना है किसी सरफेस से तो वो फिम्ब्रियाई की हेल्प से अटैच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फिम्ब्रियाई का फंक्शन था। अब इसी बेसिस पे आपको ये वाला आंसर देना है कि अगर हमने फिम्ब्रियाई को काट दिया बैक्टीरिया से तो ये कौन सा फीचर देगा, बताओ। विवेक एंड नरगिस, 2 लोग में से कोई भी आंसर दे सकता है। नरगिस हो आप, चले गए? शादिक हैं, शादी किस नाइस नेम यार। नरगिस किसका नाम है ये? मैम भाई का। ओके, लगा ही था मुझे, अच्छा नाम है, मैंने पहली बार नाम सुना है। चलो बताओ क्या करेगा वो, क्या होगा उसके साथ? क्या वो बैक्टीरिया स्विम नहीं कर सकता अगर हमने उसके सीलियक वो फिम्ब्रियाई काट दिए हैं तो? मैम सी। आप बोल रहे हो सी? पहले मुझे इसका आंसर दो विवेक आप, ठीक है, जहाँ एक एक जो जो जितना पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। क्या वो बैक्टीरिया स्विम कर सकता है?
अगर हमने फिम्ब्रियाई काट दिए यस तो मैम, हाँ, क्योंकि ऐसे स्विमिंग का फिर काम, अटैच ही रहेगा। हाँ क्योंकि वो जो काम है फिलामेंट का है, तो फिलामेंट कह रही हूँ, क्या नाम है, फ्लैजिला का है। तो फ्लैजिला तो हमने नहीं काटा है ना, तो वो स्विम तो कर सकता है। द बैक्टीरिया वुड नॉट अडहेयर टू द होस्ट सरफेस। एडहेयर का मतलब क्या होता है विवेक? फटाफट से गूगल करना एक बार, फटाफट से। एडहेयर का मतलब आपने सुना होगा ना, एडहेशन, एडहेसिव मॉलिक्यूल, एडहेसिव सब्सटेंस। फेविकॉल को हम कहते हैं एडहेसिव सब्सटेंस। सुना है विवेक? नहीं, कितनों ने सुना है वो फेविकॉल का मैम जोड़? अटैचमेंट। हाँ जी, फेविकॉल का मतलब क्या है? फेविकॉल को हम कहते हैं ना एडहेसिव सब्सटेंस है, चिपकाने के काम आता है। तो वही तो है ये विवेक, कि अगर हमने फिम्ब्रियाई काट दिए तो क्या हमारा बैक्टीरिया कभी भी एडहेयर कर पाएगा होस्ट पे? नहीं चिपक पाएगा भाई वो। तो यही तो सही है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो काम है वो भी नहीं है इसका, वो काम भी हमारा फ्लैजिला का है। शेप जो है बैक्टीरिया का चेंज होगा। शेप क्यों चेंज होगा? ये तो वैसे भी आउटर स्ट्रक्चर है। बाहर से काट दो, तुम्हारे बाल काट देते हैं, तुम्हारी पूरी बॉडी का शेप चेंज हो जाता है? नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो विवेक थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आपको चीजें समझ में आती हैं। चलो, मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे हम? हाँ जी योगिता बताइए। मैम सी पॉलीसम। पॉलीसोम, बिल्कुल सही बोला लड़की ने। देखो जी, क्या होता है हमारा, कि हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं ये ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे करके बनते हैं मोनोमर से। हाँ जी प्रिया, और ये क्या बनाते हैं? एक पॉलीसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे दिख रहे हैं? जैसे स्ट्रिंग होता है ना, मोतियों की माला, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अभी पढ़ोगे क्रोमोसोम्स में भी, वो होते हैं ये, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, इनमें से कौन सा है जो इंक्लूजन बॉडी नहीं है? इंक्लूजन बॉडी क्या होता है विवेक? क्यों जी विवेक जी, क्या पढ़ाया था मैंने भी? इंक्लूजन बॉडी क्या है? अरे राम लड़के, इधर ही करो। योगिता क्या होती है इंक्लूजन बॉडी? मैम ये रिजर्व मटेरियल, मतलब रिजर्व रिजर्व करती है फूड मटेरियल। मटेरियल। जैसे मैंने बताया था हमारी बॉडी में स्टार्च होता है, वो इससे ही इनके पास भी होता है। कौन सा है इनमें से? योगिता बता दो फटाफट। मैम सी। क्वेश्चन नंबर 25 अभी तो पढ़ा ना हमने विवेक, कि ये क्या है? पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स मैम राइबोसोम्स हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारा कभी भी वो नहीं बन पाएगा इंक्लूजन बॉडी। तो ग्रेन्यूल 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 वाले जो हैं तीनों हमारे हो गए, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से ज्यादा दिमाग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। भले ही हम 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास समाप्त। यस, ये वाला पार्ट मैंने तुम लोग को ही कराया था ना? बोलो बोलो, ये तुम्हें ही पार्ट कराया है? हाँ जी तुम्हें, और किसको कराएंगे? चलो, और ये पेज भी हम लोगों ने किया हुआ है, तो हम आज करेंगे इस पेज से, ठीक है। चलो, ये लास्ट पेज है हमारी आज की क्लास का। बहुत, देखो मैं इसको नहीं कहूंगी फटाफट करना क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल वाले क्वेश्चन हैं। इसके लिए मैं कहूंगी ध्यान से करना, ठीक है, पूरे ध्यान से। एंड ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, मुझे पता है सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए फटाफट। पहले इनकरेक्ट बोला है उन्होंने, पहले तो यही देख लो किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। थोड़ा सा हार्ड है ये, ज्यादा नहीं, थोड़े से। हम ए। ए बोल रहे हैं आप, और कोई? किसने बोला ए? वेरी गुड। यस मैम। नाजो। चलो एक बार और भी आंसर्स आने दो थोड़े से। विवेक आपको क्या लग रहा है कौन सा सही होगा? इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से? तुम दो में कंफ्यूज हो रहा हूँ, कौन से? ए और बी। ए और बी। एनीवन एल्स? योगिता? यस मैम ए एंड बी में से। ए और डी में से। प्रियंका आप? प्रियंका, प्रिया, यस मैम। मुस्कान, आज आप भी ज्यादा नहीं बोल रहे बच्चे, क्या हो गया?
डी लग रहा है मुझे। आपको इसका आंसर डी लग रहा है, कोई नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन को रुको रुको रुको, बस 2 मिनट का टाइम तो मुझे, मैं इसको रीड करते हैं फिर हम साथ में करते हैं इनको, ठीक है। क्या हमने पूछा है मैम? हमने पूछा है मैम इनकरेक्ट पार्ट क्या है। फिर देखो, द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स टाइप्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारे प्रोटीन और लिपिड्स ऐसे होते हैं, हमारे प्रोटीन्स कैसे होते हैं बच्चों जी? ऐसे, ठीक है। ये रहा हमारा फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि क्या जो रेशियो है हमारे प्रोटीन्स का और लिपिड्स का वो अलग अलग होता है दोनों में, मतलब सेल्स में डिपेंड कर सकता है कि क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? हाँ जी मैम, इसमें तो कोई गलत बात नहीं बेटा। आपका कौन सा सेल है उस बेसिस पे आपके प्रोटीन और लिपिड्स का जो रेशियो है वो हमेशा वेरी करेगा, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट का खुद से मतलब सोचो ना, क्या सारे सेल्स में, दुनिया भर के जितने सेल, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, सारे सेल्स के टाइप ही तो बोले हैं, क्या सारे सेल्स में एक ही टाइप का प्रोटीन और लिपिड होगा कि क्या उनका जो अरेंजमेंट एकदम फिक्स है कि हाँ इतना ही लिपिड होगा इतना ही प्रोटीन? नहीं जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही है कि जो इनका जो लिपिड का और जो प्रोटीन है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो उनका अमाउंट है वो वेरी कर सकता है। अब क्या कह रहे हैं कि 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स आर इन द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज। अब इन्होंने एक स्पेसिफिक का पूछा है, क्या ह्यूमन का जो आरबीसी है उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है? एक बार थोड़ा सा जाके देखना, जैसे अगर आपको उस टाइम के लिए नहीं पता है आंसर तब भी आप लेके चल सकते हो कि हाँ माइट बी, ठीक है क्या, तो इसको आप माइट बी ऐसे करके लगा दो, ठीक है। यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस। फिर कह रहा है, चलो इस वाले को देख लो कि हेड ऑफ द लिपिड इज हाइड्रोफिलिक। क्या हमने ऐसा पढ़ा है? अभी कोई इस चीज के लिए कंफ्यूज हो रहा था कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, क्या हेड हाइड्रोफिलिक नहीं था? ऐसा था। हेड तो हाइड्रोफिलिक ही था, टेल इसकी हाइड्रोफोबिक थी, राइट? ये तो बिल्कुल ही सही बात है मैम, ये भी सही है। अब हमारे पास बच्चे दोनों, अब ये क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन आर फाउंड ऑन द इंट्रासेलुलर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इन दोनों में से इंटीग्रल प्रोटीन कौन है, ए और बी? ए हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं दे आर फाउंड ऑन इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कौन सी होगी? ये तो चलो ठीक है बाहर वाली सरफेस हो गई, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रासेलुलर हो गई। क्या ऐसा दिख रहा है आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेरिफेरल प्रोटीन को आप कह सकते हो कि हाँ वो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते, प्रेजेंट हो सकती है, बट इंटीग्रल का तो मतलब ही यही है कि वो इंटीग्रेट करते हुए जा रही है, दोनों लेयर्स को क्रॉस कर रही है। अभी तो पढ़ा था ये, तो गलत कौन सी बात हो गई? और किसी ने भी सी आंसर नहीं दिया। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ जी योगिता, सीरियसली। चलो तो अब समझ में आया ये, तो इसका मतलब है मैम हमारी नॉलेज में एक और चीज ऐड हो चुकी है कि ह्यूमन आरबीसीज का जो प्रोटीन है वो 52% एंड लिपिड जो है वो 40%। करेक्ट? चलो जी अगला देखो, अब अगला वाला ध्यान से करना बता रही हो वरना मार पड़ेगी एक एक को। इसमें भी आपको इनकरेक्ट ही बताना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बताना है। चलो कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है? हुआ सॉल्व? चलो जी इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे वरना बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये, इसी डायग्राम से हमारा हो जाएगा सॉल्व। देखो क्या कह रहा है, जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास इजिली विदाउट द एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। इज इट सो? क्या हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के निकल सकते हैं? हाँ जी मैम, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू वो आराम से निकल, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो मैम बिल्कुल ही सही है, ठीक। अगली बात क्या कह रहे हैं, वाटर सोल्युबल सब्सटेंस पास थ्रू इट लेस रैपिडली देन लिपिड सोल्युबल सब्सटेंस। क्या ये बात सही है विवेक? सही से बताना क्योंकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है।
क्या ये बात सही है या गलत है? जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा कम जो है पास कर पाएंगे, बल्कि जो लिपिड सॉल्युबल होंगे वो जल्दी पास कर लेंगे। क्या ये बात सही है? बोलो योगिता। नो मैम। क्यों जी? मैम लिपिड्स तो मैम वहां पे है ना, अगर वो सोल्यूबल हुए तो मैम वो उसके मतलब वो कैसे बताऊं, ज्वाइन नहीं होंगे उससे। विवेक जी कैसी बातें कर रहे हो यार? विवेक आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हो तो चलो कोई बात नहीं। कोई है जो नॉन वेजिटेरियन है क्लास में? किसने हाथ खड़ा किया? ये शादी नरगिस, राइट? नरगिस, कभी ऐसा होता है क्या तुमने जैसे आज क्या बोलते हैं मीट खाया, ठीक है, तो वो जाके तुम्हारे स्टमक में अटैच हो गया और तुम्हारा स्टमक जो है थोड़ा सा और बढ़ गया? नो मैम। विवेक जो आप बात कर रहे हो यही बात कह रहे हो कुछ कि अगर तुम्हें लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या होगा मैम, लिपिड तो हमारा यही अटैच हो जाएगा और हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो और फैल जाएगी। ऐसा कभी हुआ है कि नरगिस ने आज रात में बैठ के वो क्या बोलते हैं, क्या खाया है, बकरी खाई है तो फिर क्या बोलते हैं, नरगिस का जो स्टमक है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है क्योंकि बकरी जाके उसके स्टमक से जाके जुड़ रही है। तो बिल्कुल ही सेंसलेस बेसलेस बात सुनी थी आपने। तो नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे इस चीज के लिए श्योर हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा जी, कि हमारा जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट जो वाटर लविंग वाला होगा वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा जल्दी। क्यों? क्योंकि वो मैम यहाँ पे तो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो आ जाएगा कि वो इसके बीचों बीच में आ जाएगा, बट आपको ये पता है कि इसकी पूरी टेल कैसी है? इसकी पूरी टेल मैम वाटर हीटिंग है, वाटर लविंग नहीं है। तो वो क्या करेगा, वाटर लविंग कंपोनेंट्स को यहाँ से टिकता रहेगा, वापस लेगा गेट आउट। जो थोड़े बहुत होंगे बस वही जा पाएंगे, सारे नहीं जा पाएंगे। तो फॉस्फोलिपिड जो हमारे लिपिड्स वाले सब्सटेंस होंगे वो ज्यादा इजीली हमारे ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। ठीक है विवेक, और दोबारा मत बोलना ऐसे। चलो फिर है न्यूट्रल सॉल्यूट, ये भी हमारी बात ठीक हो गई। फिर कह रहे हैं न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस बाय सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स मतलब क्या होता है, जिनमें कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो वाले जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे। तो हाँ मैम, जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनपे कोई चार्ज नहीं है वो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि आपको अभी तक नहीं पता था, बट अब हम जब हमारा जो अगला जब हमारे चैप्टर स्टार्ट हो गए ना एनिमल किंगडम, जैसे अभी तो हमारा प्रोटीन वाला स्टार्ट हो जाएगा जैसे बॉय मॉलिक्यूल खत्म होगा, तो आपको वहां पे जाके समझ में आएगी चीज कि ये जितने भी हमारी मेम्ब्रेन्स होती है ना, सब पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर, और अंदर साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो चार्जेस वाले होंगे, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो उसको यहाँ तक तो आने देगा, बट नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, बोलेगा वापस जाइए गेट आउट। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज वाला आएगा तो नेगेटिव चार्ज को तो वैसे ही नहीं आने देगा, वैसे ही उसको क्या बोलेगा, भगाएगा। करेक्ट, जैसे हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल मिले तो वो अटैच हो गए, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला आएगा तो उसको भगा देगा, रिपेल करेगा उससे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए वही आयंस और चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चैनल्स और ये पंप्स जो उनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं, बल्कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे वो आराम से ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें सही हैं, कोई भी इनमें से गलत नहीं। चलो ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला। ये देखो, ये क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है तो आई डोंट वांट कि आप इसका आंसर गलत दें। विच इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू क्लोरोप्लास्ट। अभी जस्ट पढ़ाया है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड के 3 पार्ट्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाए थे, तो प्लीज आई डोंट वांट कि आप इसका आंसर गलत दें। इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से क्लोरोप्लास्ट के बारे में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर लोगे आंसर। मैम क्या सी। लग रहा है? बिल्कुल सही बोला लड़का, चलो थोड़ी देर बाद बोला बट बोला सही। ठीक है, इनकरेक्ट क्या है क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैम, कि इस जो हमारा ये है, क्या वो प्रेजेंस जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा एल्गी और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है? हाँ जी मैम, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा एल्गी और उसमें दोनों में पड़ता है, क्योंकि एल्गी में भी आपने वो पढ़ी है ना, क्लोरोफाइसी,
है ना। क्लोरोफाइसी एक किंगडम है, सॉरी एक टाइप है उसमें, क्लोरोफाइसी, फ्लियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तभी तो क्लोरोफिल पिगमेंट बनेगी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, और प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही है। ये क्या ऑक्सीजन को रिलीज करती है, बिल्कुल ही सही करती है भाई ऑक्सीजन, क्योंकि एल्गी है, प्लांट्स हैं, क्या करते हैं क्लोरोफिल को लेके, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं वो, फूड ही तो बनाते हैं मैम। और जब फूड बनाते हैं साथ में क्या निकलती है हमारी, ऑक्सीजन गैसें तो रिलीज होती है, बोलो बोलो, है ना, ऑक्सीजन गैसें यस रिलीज मैम। होती है। तो ये दोनों बातें तो मैम बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है। फिर ये कह रहा है दैट इट अकर्स ओनली, यहाँ जहां ओनली लगा दिया ना, वहीं थोड़ी सी माथे समझा लो कि हाँ थोड़ा सा तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इट अकर्स ओनली इन सेल्स विद एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या ये सिर्फ वहीं पे प्रेजेंट है जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो नो बेटा, ये नो मैम। एरोबिक रेस्पिरेशन वालों में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो यही हमारी गलत बात है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 129 फटाफट देखिए, काम करते हैं, पढ़ ही लेते हैं ताकि ये पेज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 12:30 से पहले, एंड यू कैन लीव देन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मिड्स, ठीक है, इनमें से प्लाज्मिड के बारे में क्या चीज गलत है। दैट प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ये बात हमने नहीं पढ़ी थी अभी, बोलो बोलो। यस मैम। पढ़ के आए हैं कि प्लास्टिड जो है हमारे, प्लाज्मिड ही पता नहीं क्यों निकलता है मेरे मुंह से प्लास्टिड जो है हमारे, वो प्लांट्स में और यूग्लिनॉइड्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है मैम, ये हमें पता है। दीज आर लार्ज इन साइज, क्या जो हमारे प्लास्टिड्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं, हाँ जी बेटा विवेक जी, प्लास्टिड्स जो हैं वो साइज में बड़े होते हैं हमारे, ठीक है। गैस वैक्यूल्स क्योंकि इसमें आते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारे साइज में बड़े होते हैं, सारे के बारे में नहीं कह रहे हैं बट कुछ के बारे में कह रहे हैं। दीज आर लार्ज इन साइज, तो यस दीज आर लार्ज इन साइज। दीज बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, तो हाँ जी मैम, हर एक में क्या थे हमारे, एक पिगमेंट प्रेजेंट थी। कैसे पढ़ा था हमने, पहले हमने क्लोरोप्लास्ट वाला पढ़ा, उसमें कौन सी थी, क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। फिर दूसरा हमने कौन सा पढ़ा जिसमें हमारी कौन सी थी, कौन सी दो पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और फिर हमने लास्ट पढ़ी थी, वो हमारी भले ही पिगमेंट उसमें नहीं थी बट मोस्ट ऑफ द इसमें बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, कुछ कुछ जो है स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जो तभी हमारा जो लीफ है वो हमेशा रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ रेड। और क्लोरोफिल हमारे, सॉरी जितनी भी लीफ है वो हमारी ग्रीन होती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। और जितने भी हमारे जैसे ये गाजर ये सब चीजें होती हैं वो क्या बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या नाम है उसका, कैरोटेनॉइड्स, ठीक है बिल्कुल सही, उसकी वजह से वो रेड कलर की होती है, ठीक है। और अमाइलोप्लास्ट जो है उसकी वजह से वो कलरलेस होते हैं, जैसे हमारा मूली। चलो कुछ तो ये हमारे इसमें सारे ही सही है मैम, कुछ भी गलत नहीं है। चूज द इनकरेक्ट फॉर राइबोसोम्स, अब इनमें से राइबोसोम के बारे में कौन सा गलत है भाई, देखो जी, ग्रैन्युलर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, क्या हमने ऐसे राइबोसोम देखे हैं जो सिर्फ ग्रैन्युलर हैं और कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, मैम बिल्कुल सही बात है मैम, कि ये मैम हमारे ग्रेन्स की तरह ही होते हैं और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80 एंड प्रोकैरियोटिक आर 70s, हाँ जी मैम ये भी तो सही बात है। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये तो मैंने क्लास में ही पढ़ाया था आपको, यस मैम ये भी सही है, तो हमारा कौन सा है इनकरेक्ट, डी, बिल्कुल सही मैम बच्चा, डी। हाँ जी, जिसने भी पहले भी आंसर दे दिया था उसका भी बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 131, क्या कह रहा है 131 मैम, कि यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट ही बताना है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या ये बात सही है, कैसे पढ़ा था हमने सेंट्रियोल के बारे में, यस मैम हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, कैसे होते हैं ये रहे हमारे सेंट्रियोल, और ये कैसे होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे मैंने बताया था, है ना, तभी वो ऐसे दिखाते यस हैं। मैम। तो ये तो मैम बिल्कुल सही है कि बोथ द सेंट्रियोल्स जो हमारे सेंट्रोसोम बना रहे हैं वो परपेंडिकुलर एक दूसरे से होते हैं। फिर कह रहे हैं सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ स्पिंडल फाइबर ओनली, क्या सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फाइबर की ही बेसल बॉडी बनाता है, नो मैम। नहीं जी, और खुद की भी बनाता है, इंडिविजुअल भी होता है, तो यही हमारी इनकरेक्ट है। सेंट्रियोल जो है वो एक कार्ट व्हील की तरह होता है, हाँ जी मैम वो कार्ट व्हील की तरह ही हमको दिखता है, अभी जस्ट स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आपका। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन्स 2 सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल, तो हाँ जी इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, है ना, और एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे परपेंडिकुलरली अटैच होते हैं,
ठीक है, और सिलेंडर शेप में तो ये होते ही हैं। चलो, तो हमारा कौन सा हो गया, बी वाला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 132। देखिए जी, क्या कहता है 132। किसने बोला बड़े धीरे से आंसर निकाला है? C. सी। ओके जी, क्या कहता है सी, एक सेकंड दीजिए। 132, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेंट्रोसोम इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स। हाँ जी मैम, ये तो सही है। सेंट्रियोल फॉर्म दी स्पिंडल पोल्स। सेंट्रियोल जो है स्पिंडल पोल्स फॉर्म करते हैं। हाँ जी, ये कहाँ पे घूम के आ जाते हैं, हमारे पोल्स पे आ जाते हैं। जब अभी आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, याद है? थोड़ा सा याद आ रहा है क्या बात हुई थी हमारी? ये था हमारा सेल, यहाँ पे प्रेजेंट थे वो, और वो कहाँ पे आ गए थे माइग्रेट करके, जब हम लोग का वो स्टार्ट हो गया था, ये यहाँ पे आ जाते हैं। याद आया थोड़ा सा? तो क्या ये यही बात नहीं कह रहे हैं कि जो सेंट्रियोल्स हैं दे फॉर्म द स्पिंडल पोल्स? तो हाँ मैम, जो हमारे सेंट्रियोल हैं वो स्पिंडल पोल्स जो हैं वो हमारे फॉर्म कर रहे थे। फिर क्या है कि सेंट्रियोल इज मेम्ब्रेन लेस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बट सराउंडेड बाय एमॉर्फस सेंट्रियोलर बॉडीज। ठीक है, हमने ये बात नहीं पढ़ी है बट आज सीख ली कि जो हमारे सेंट्रियोल हैं उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी हमारे पास, बट दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर बॉडी। पेरीसेंट्रियोलर बॉडी से वो सराउंडेड रहते हैं। तभी हमेशा आपने इसका डायग्राम कैसे देखा होगा, ऐसे, और फिर उसके साइड में कैसे, ऐसे ऐसे देखा है हमेशा। आपने कभी पूछा नहीं, इसलिए मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, मैंने आपको बताया नहीं। तो ये क्या है मैम, पेरीसेंट्रियोलर बॉडीज होती हैं जो इसके इर्द गिर्द होती है। ठीक है, तो ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है। अब बचा ये कि क्या सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में है? खुद से ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोसोम हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होते तो क्या हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल डिवीजन देखने को मिलता? बोलो जी, किसी भी टाइप का, चाहे माइटोसिस चाहे मियोसिस, देखने को मिलता? नहीं देखने को मिलता बच्चे, क्योंकि सेंट्रोसोम आपको पता है कि वहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलो जी, आई होप इतना ही लंबा करना क्लास को, ठीक है, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगी तुम लोगों को। और यू वांट कि हम लोग इस वाले पार्ट को खत्म कर दें, इस पेज को। बोलो Yes, बोलो, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। बोलो बोलो, या खुद से पढ़ लोगे? एक काम करते हैं, ये 3 कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियोलस की कर रहे हैं, कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू है। इट टेक्स पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, ये आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में ही देख चुके हो कि न्यूक्लियोलस जो है स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्ट करता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं, सॉरी, न्यूक्लियोलस जो है हमारा स्पिंडल फॉर्मेशन में, न्यूक्लियोलस क्या होता है? हमारे जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस हम कहते हैं न्यूक्लियोलस को। मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले गई एक्चुअली न्यूक्लियोलस को, सो सॉरी। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है हमारा? न्यूक्लियोलस इज द न्यूक्लियाई ऑफ द न्यूक्लियस। हमारे जो, देखो कहानी क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं क्योंकि अगर कंफ्यूज हो सकती हूँ तो तुम भी कंफ्यूज हो सकते हो। न्यूक्लियोलस जो होता है ना, जैसे मैं कंफ्यूज हो गई किसमें, मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले गई इसे, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया हाँ होता है। ठीक है, बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, बट उसका ना हमने कहीं पे भी, सेल डिवीजन पूरा चैप्टर पढ़ा है, क्या हमने कहीं पे भी उसका नाम पढ़ा था कि वो कहीं पे भी आपका स्पिंडल फॉर्मेशन में, जो ये हमारा स्पिंडल यहाँ पे बन रहा है, उसके फॉर्मेशन में कोई स्टेप ले रहा था? नहीं मैम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, फिर है इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था? नहीं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बट न्यूक्लियोलस जो है हमारा वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक सिंगल लेयर है। ठीक है, तो ये भी गलत है। लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। जो हमारी ये लार्ज न्यूक्लियाइज हैं वो हमारे आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। क्या जो हमारा डिवाइडिंग सेल है उसमें लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसका मटेरियल को डबल करते हैं, लार्ज नहीं करते हैं। लार्ज न्यूक्लियाई का मतलब समझ रहे हो कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है हमने उसका साइज बढ़ा दिया, अब ये डिवाइड करेगा। क्या हमने ऐसा पढ़ा था? हमने नहीं पढ़ा था ऐसा। हमने पढ़ा था मैम, सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था हमने उसको डबल कर दिया था,
और तभी हमारा वो जो था डिवीजन में स्टार्ट हो गया था। तो ये बात भी गलत है। इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे शुरू होती है बच्चे, ठीक है, नो डाउट वहां शुरू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारी जो आरएनए जो है सिंथेसिस हमारी कहाँ पे स्टार्ट होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, बट ये ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म में आती है, वो बात भी ठीक है, बट जो स्टार्टिंग है वो कहाँ होती है, वो हमारी सेल के अंदर ही होती है, ठीक है। आई नो कि हम लोगों ने ये वाला पार्ट अभी बहुत अच्छे से नहीं किया है, बट वो अभी आपके सिलेबस में है भी नहीं, बस एक उन्होंने न्यूक्लियोलस के कंटेस्ट में आपसे पूछ लिया। बस आप ये समझ लो कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारी आरएनए की सिंथेसिस जस्ट स्टार्ट हो जाती है। और मैंने आपको थोड़ा सा तो इसका बताया है, कैसे बताया आपको, कि जो हमारा ये वाला पार्ट था, कौन सा, डीएनए से आरएनए बनना, राइट, और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। हाँ मैम, ये मैंने बताया था आपको। डीएनए रेप्लिकेशन है कहाँ होगा, ऑब्वियस है मैम, इसके अंदर ही होगा। आरएनए का बनना भी हमारा कहाँ होगा, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वो भी हमारा इसके अंदर ही होगा। बट जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की ना, तो ये आरएनए से प्रोटीन का बनना, सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो जाती है, बट कंप्लीट कहाँ जाके होता है, बाहर जाके, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो जी, तो हमारा इन सही वाला कौन सा हो गया, लास्ट वाला है। ये दो और देख लेते हैं फिर जाइए आप लोग। Which of the following is incorrect about the microbodies? अब माइक्रोबॉडीज के बारे में इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? These are present in bacteria. लो जी, पहली ही बात गलत है, ठीक है, कि माइक्रोबॉडीज जो है क्या वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है? नो जी, वो हमारे यूकैरियोटिक उसका फीचर है। तो ये हमारा इसका हो जाता है गलत, बाकी सारे अपने आप ही सही हो जाते हैं। ये मैम प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, बैक्टीरियाज मतलब क्या, प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते ये, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ये माइन्यूट मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हो कि हाँ जी मैम ये माइन्यूट मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हैं, और ये बहुत सारे एंजाइम्स को इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर है इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट, फिर से लास्ट क्वेश्चन, कि ह्यूमन चीक सेल्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, पता नहीं, अभी नॉट श्योर, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज कंटेन इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल सही है, जेनेटिक मटेरियल हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ जी, मोस्टली सारी एक्टिविटीज, सेल डिवीजन को छोड़ के सारी की सारी एक्टिविटीज, एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी का ट्रांसफर, लिपिड की सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, ये सब हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, बिल्कुल हो रहा होता है। सेंट्रियोल इज नॉन मेम्ब्रेनस एंड फाउंड इन प्लांट सेल, क्या ये हमने पढ़ा हुआ है? सेंट्रियोल किसका फीचर है मैम? एनिमल्स का। एनिमल्स का, बस यही कहानी गलत हो जाती है। इसके बारे में अगर हमको नहीं भी पता था तो हमने इसको निकाल लिया आंसर, ठीक। अब ये 5 क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लीजिएगा, बिकॉज तुम लोगों को तो बस बैठ के सुनना है, हमें तो बोलना होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड रिमेनिंग टिल लास्ट।